दिल्ली के चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। आज रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम मोदी की रैली होगी और रैली से पहले पीएम मोदी 12,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। आज की बड़ी बात यह है कि पहली बार दिल्ली को रैपिड रेल की सौगात मिलेगी। आज दिल्ली का अशोकनगर रैपिड रेल के जरिए मेरठ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी आज इसी की शुरुआत करेंगे। फिर इसके अलावा जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच मेट्रो सेवा की भी शुरुआत होगी। पीएम मोदी रिठाला से कुंडली मेट्रो लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का शिलान्यास भी आज ही होगा। तो दिल्ली चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है। 12,000 करोड़ की सौगात आज दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है। दिल्ली को आज बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। तो देखिए, आज देश की राजधानी रैपिड रेल से कनेक्ट हो जाएगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल के नए खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। अब रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगी। दिल्ली के न्यू अशोकनगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद वाली लाइन का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अब लोग दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय कर पाएंगे। करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल की लाइन और स्टेशन बनाए गए हैं। तो देखिए, ये शुरुआत आज से दिल्ली वासियों के लिए साहिबाबाद से मेरठ रैपिड रेल सेवा का देखिए आगाज हो जाएगा। आज रैपिड रेल से कनेक्ट होगी राजधानी दिल्ली। ये साहिबाबाद प्लेटफॉर्म के अंदर की तस्वीरें हैं। प्लेटफॉर्म को फूलों और गमलों से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं, क्योंकि रैपिड रेल नमो भारत का दायरा बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नमो ट्रेन के दिल्ली खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। भव्य तरीके से खूबसूरती के साथ इस पूरे स्टेशन को जो बनाया गया है उसका उद्घाटन जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो उसकी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण तक हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, दिल्ली से मेरठ साउथ का सफर सस्ता और आसान होगा, क्योंकि न्यू अशोकनगर से जुड़ते ही दिल्ली से मेरठ साउथ का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। स्टेशन के ठीक बाहर तमाम बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में लगे हुए नजर आएंगे। दिल्ली के न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो स्टेशन, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ सफर जो है वो 40 मिनट में ही पूरा हो सकेगा। उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के लिए डॉग स्क्वाड के साथ दूसरी टीमों को लगाया गया है। अभी सुरक्षा के तमाम जो चेकिंग है, इंतजाम है, वो यहाँ पर दुरुस्त किए जा रहे हैं। तमाम जो टीमें हैं वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी। बता दें कि अभी तक नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन न्यू अशोकनगर पहुंचने के बाद ये दायरा बढ़कर 55 किलोमीटर का हो जाएगा। इस पूरे सफर में कुल 11 स्टेशन होंगे। मतलब साफ है, दिल्ली और मेरठ वालों को नई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि इस सफर में पैसे और समय दोनों की बचत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ गई है और इस लिस्ट में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा गया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोके। जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के स्पेशल 29 नाम सामने आ गए हैं। बिना लाग लपेट के सबसे पहले वो 10 बड़े नाम आपको दिखाते हैं जो पहले लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रवेश वर्मा, रमेश विधुड़े, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार आनंद। इन नामों में सबसे अहम है नई दिल्ली की सीट, वो सीट जिसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली के सीएम की सीट कहा जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। अब एक पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतार दिया है। प्रवेश वर्मा काफी समय से इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे। जब उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया।
मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। वर्मा जो नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके आवास पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं जो तिलकोत्सव कर रही हैं। इसके अलावा उनको धागा बांध रही हैं। ये वो महिलाएं हैं नई दिल्ली क्षेत्र की जो उनके आवास पर आई हैं। और भले ही इस लड़ाई से पहले प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो, लेकिन नई दिल्ली का चुनावी दंगल आसान नहीं होने वाला है। साल 2013 से अरविंद केजरीवाल लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2013 में पहली बार तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को केजरीवाल ने चुनाव हराया था, जबकि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दिल्ली से दो बार सांसद रह चुके हैं। 2004 और 2009 में पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित सांसद रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। जो भी हो, ये तय है कि इस बार नई दिल्ली की जंग जोरदार होने वाली है। एक तरफ केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ दो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार। सरकारी कर्मचारियों से भरी इस सीट पर जनता का मूड क्या होगा, देखना दिलचस्प है। चुनाव दिल्ली का है तो नई दिल्ली इस चुनाव की हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को यहीं से टिकट दे दिया है। तो नई दिल्ली की पिक्चर अब यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली के दो पूर्व सीएम शीला दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। दोनों दिल्ली के लिए पुराने हैं, दोनों दो बार दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। 2013 में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल जॉइंट किलर कहलाए थे। संदीप दीक्षित उसका बदला लेने के लिए बेताब थे, तो वहीं प्रवेश वर्मा कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी सबसे टफ लड़ाई उन्हीं से करवाएगी। वो नई दिल्ली सीट पर पहले ही प्रचार शुरू कर चुके थे। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई फिक्स होने के बाद प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने क्या कहा। केजरीवाल तो पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से वो सीट छोड़कर भागे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। दिल्ली में यमुना मैया को मैला कर दिया, हमारी हवा को और ख़राब कर दिया। पहले वो अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, पूरे दिल्ली खांस रही है। जमीनी स्तर पर बीजेपी उस तरीके से लड़ती नहीं दिख रही है जो कांग्रेस लड़ती रही है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, या शायद उनका जैसे पुराना होता है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत ले, ऊपर मोदी जी बने रहें। आपको याद होगा इनका एक ऐड भी आता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो कभी कभी ये शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सही में गंभीर है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। अब देखिए, नई दिल्ली सीट के बाद दिल्ली की दूसरी बड़ी जंग कालकाजी सीट पर तय हो गई है। मुकाबला यहां पर भी जोरदार होने वाला है। कालकाजी से दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी यहीं से उम्मीदवार है। 2015 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस ने यहां पर अलका लांबा को उतारा है और अब बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी में उतारकर लड़ाई को जोरदार बना दिया। मुख्यमंत्री आतिशी का यह दूसरा चुनाव है। 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी को पिछला लोकसभा टिकट नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली में उनका वोट बैंक है और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें आतिशी को हराने का टास्क दिया। अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आकर वापस कांग्रेस में ही वो लौटी थी। पुरानी छात्र नेता भी रही हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने इस चुनाव में कोई आपदा की स्थिति है? जनता पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार बनाएगी और आतिशी जी को जैसे जमुना पार में लोगों ने यहाँ भेजा, तब यहाँ से उसको बस में बिठाकर और
दोबारा कनाडा अमेरिका भेजना से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए पार्टी नेतृत्व में मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने हमें दिल्ली में इस काम के लिए भेजा। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था। दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। विकल्प मैं फिर कह रही हूँ, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। तो अब नई दिल्ली और कालका जी के बाद आपको जंगपुरा की जंग बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता को बीजेपी और कांग्रेस ने घेरा है। आतिशी के सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 थे, लेकिन अब नंबर 3 है। सिसोदिया ने इस बार सीट बदली, पटपड़गंज से जंगपुरा वो शिफ्ट हो गए, तो बीजेपी ने कांग्रेस से अपने पाले में आए 3 बार के विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा को सिसोदिया के सामने उतार दिया। हालांकि मारवाहा पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा में नाकाम साबित हुए, लेकिन मारवाहा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी का यह दावा है कि वो इस बार सिसोदिया को जंगपुरा की जंग में फंसा देगी। कांग्रेस ने भी फरहाद सूरी को यहां से उतारकर सिसोदिया की आपदा में इजाफा किया हुआ है। ये वही फरहाद सूरी हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी ने पैसे देकर कांग्रेस से मैदान में उतरवाया है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जीतने से ताकि वो रोक दे। लड़ाई फिक्स होने के बाद तीनों ने क्या कहा, अब आपको वो सुना देते हैं। नौजवानों की माताओं की, नौजवानों के पिता की इसको बद्दुआ मिली है। जब वो घर आकर पीकर झगड़ा करते हैं, वो बद्दुआ किसको जाती है? इसको गई है। तो लोग तरसेंगे, क्योंकि 12 साल में सिंगल सड़क नहीं बनी, सीवर नहीं बदली हुए, जिससे कि आज लोग गंदा पानी पी रहे। कांग्रेस में और आप में चल रही है कि दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे को। ये लड़ाई है, 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में आ रही है, ये आज लिख लो। सिसोदिया साहब की तरह बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कटआउट्स लगा दूँ करोड़ों रुपए के, और मैं अभी से ही बहुत सारी गाड़ियां अनाउंसमेंट के लिए लगा लूं। मेरा जो तरीका है वोट मांगने का, मैं डोर टू डोर जाता हूं। लोग इन दोनों पार्टियों से इस कदर परेशान हैं। जब लोग परेशान होते हैं, ये याद रखिए, तो पार्टी और कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ता है, मगर लोग भी उसके लिए इलेक्शन लड़ते हैं, याद रखिए। केजरीवाल जी को शिक्षा का काम दिया, एजुकेशन ठीक हो गई। हेल्थ का काम दिया, बिजली का काम दिया, 24 घंटे बिजली आने लगी, हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई। तो केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जो काम दिए वो अच्छे होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को पुलिस की व्यवस्था दी थी, पुलिस में चारों तरफ में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। वो कैसे सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा का काम देने के लिए, स्वास्थ्य का काम देने के लिए, बिजली पानी का काम देने के लिए। देखिए, दिल्ली के कालका जी में मुख्यमंत्री आतिशी पंजाबी अकादमी के म्यूजिकल नाइट्स प्रोग्राम में बीती रात शामिल होने वाली थी, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया। लाइसेंस नहीं होने का हवाला देकर पुलिस ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया। कुछ घंटे पहले ही जानकारी दी गई और आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि बीजेपी के नेता और कालका जी रमेश बिधूड़ी के कहने पर कार्यक्रम रुकवाया गया। की मुख्यमंत्री आतिशी के एक कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस ने रुकवा दिया। आप यहाँ देख पाएंगे, ये एक म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम होने वाला था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाबी अकेडमी का ये एक म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम था, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो शामिल होने वाली थी, और इस प्रोग्राम को पुलिस ने आकर रोक दिया। जिसके बाद अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो तमाम जो टेंट्स हैं, जो सीट्स हैं, जो चेयर्स हैं, उन सबको वापस लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम मैट्स भी बिछाए गए थे वो भी आपको यहाँ पर फोल्ड किए हुए नजर आएंगे, और जो भी तमाम सामान था इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए उस सब वापस ले जाया जा रहा है। देखिए, अब इसके 2 पक्ष हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो प्रोग्राम है इसे रमेश बिधूड़ी के कहने पर इस प्रोग्राम को
रुकवाया गया और कहा है कि सिख समाज के प्रोग्राम को पुलिस ने ज़बरदस्ती रोका। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस का पक्ष ये है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर नहीं था और महज कुछ ही घंटे पहले पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी। लेकिन तब भी ये नहीं बताया गया था कि इस प्रोग्राम की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, कितने लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो ये जो नोकझोंक है ये ज़रूर ये आपको जो बयानों में कॉन्सोनेंस शायद नज़र नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रमेश बिधूड़ी के कहने पर इससे रोका गया, हालांकि पुलिस का कहना है कि लाइसेंस नहीं था। चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का एक आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी तक फरार है। पुलिस की 4 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। अभी तक पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यार्ड से ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया था। कल सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया। आरोप यह है कि पत्रकार की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने ठेकेदार की बनाई खराब सड़क को लेकर रिपोर्टिंग की थी। अब पुलिस कह रही है कि सुरेश चंद्राकर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी पुलिस की 4 टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। 3 आरोपियों की अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी के रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। देखिए बीपीएससी की परीक्षा को लेकर बिहार में संग्राम जारी है। छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। लगातार 4 दिनों से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा के दौरान एक सेंटर पर हंगामा हुआ था और उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। कल दोबारा से परीक्षा भी हो गई। इस परीक्षा में 12,000 छात्र शामिल हुए थे, लेकिन कल जो दोबारा से परीक्षा हुई उसमें करीब 6,000 छात्र ही शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती उनका आंदोलन चलता रहेगा। प्रशांत किशोर का इस पर कहना है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से मिलेंगे तभी उनका अनशन खत्म होगा। और देखिए प्रशांत किशोर के अनशन के बीच उनकी वैनिटी वैन को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अनशन में करोड़ों की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यही सवाल एबीपी न्यूज ने उनसे पूछा तो वो भड़क गए। आप देखिए कि वैनिटी वैन वाला ये पूरा विवाद आखिर है क्या। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना में अनशन पर है, लेकिन पटना में प्रशांत किशोर के अनशन से ज्यादा उनकी सफेद रंग की आलिशान वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। दरअसल जब से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में डेरा जमाए हुए हैं, तभी से पंजाब नगर की ये लग्जरी वैनिटी वैन भी गांधी मैदान में खड़ी है, जिसे लेकर विरोधियों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया है। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। क्या नौटंकी है भाई, थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन में वॉशरूम से लेकर 5 स्टार होटल जैसा बेड भी मौजूद है। सोफा सेट के साथ वाईफाई भी है। वैनिटी में हर सुख सुविधा का दावा किया जा रहा है। साथ ही इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। गांधी मैदान में ही उनकी यह वैनिटी वैन खड़ी है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी का दावा है कि इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 4 करोड़ रुपया इसकी कीमत है। लेकिन वैनिटी वैन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछते ही प्रशांत किशोर भड़क गए और कहा कि वैनिटी वैन गांधी मैदान में खड़ी जरूर है, लेकिन वो अनशन खुले आसमान के नीचे ही कर रहे हैं। सुनो तो कि आप आम शौचालय इस्तेमाल करते हैं। आप गलत बात मत कीजिए।
हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाथरूम करने कहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? आप बता दीजिए कि अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? यहाँ एक बस खड़ी है जिसको मैं शौच के लिए यूज़ करता हूँ। किसी ने कहा कि उसका किराया 25 लाख रुपए, हम कह रहे हैं मैं बस भिजवा देता हूँ, 25 लाख रुपए डेली दे दो। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि वैनिटी वैन के मुद्दे को हवा देकर सरकार और उनके विरोधी छात्रों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू का कहना है कि छात्रों के अनशन में करोड़ों की वैन ने प्रशांत किशोर की पोल खोल दी है। कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। पूरी तरह से राजनीति में एक्सपोज हो गए। वहीं पटना में शनिवार को 22 परीक्षा केंद्रों पर फिर से बीपीएससी परीक्षा का आयोजन कराया गया और छात्रों के विरोध को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर भारी तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। बीपीएससी की ओर से कहा गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।